कल्पना कीजिए, एक बहुत ही गहरे और विशाल महासागर के बिल्कुल तल पर चलना कैसा होता होगा। हम्म हर तरफ से भारी दबाव, मतलब एक अजीब सा बोझ। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि हमें इसकी कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं, हम सब हर पल ठीक ऐसी ही स्थिति में जी रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये महासागर पानी का नहीं है। हाँ, बल्कि हवा का है। हाँ, हवा का। हम हवा के एक बहुत भारी पुलिंदे, मतलब एक अदृश्य महासागर के सबसे निचले हिस्से में रहते हैं। लेकिन ये हवा इतनी पारदर्शी है ना कि हमें इसका भारी भरकम एहसास तभी होता है जब ये गतिमान होती है। यानी जब ये बहने लगती है, और बहती हुई इस हवा को ही तो हम पवन या विंड कहते हैं। भूगोल के जिन अंशों का आज हम इस गहन चर्चा में विश्लेषण कर रहे हैं, वे इसी अदृश्य महासागर के काम करने के तरीके को उजागर करते हैं। सही कहा। इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन हैरान करने वाला सवाल है। मतलब हमारा सूर्य एक धधकते हुए आग के गोले की तरह लगातार पृथ्वी को अपार ऊष्मा दे रहा है, तो अब तक इस ग्रह को एक उबलती हुई भट्टी में क्यों नहीं बदल जाना चाहिए था? एग्जैक्टली। पृथ्वी का तापमान स्थिर कैसे रहता है, यही आज का हमारा मिशन है। हम पृथ्वी के तापमान और हवाओं के बनने की इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे डिकोड करेंगे जैसे किसी जिज्ञासु छात्र को वैश्विक जलवायु के रहस्य समझाए जा रहे हों। तो शुरुआत करने के लिए सूर्य से आने वाली ऊर्जा को एक तरह से सैलरी या आमदनी की तरह देखा जा सकता है। हाँ, पर स्रोत सामग्री को पढ़ने पर समझ आता है कि पृथ्वी वास्तव में इस पूरी आमदनी को अपने पास रखती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं रखती। इसे जलवायु विज्ञान में पृथ्वी का ऊष्मा बजट या हीट बजट कहा जाता है। इसे एक कड़े टैक्स सिस्टम की तरह समझना ज्यादा आसान है। टैक्स सिस्टम? वो कैसे? मतलब मान लीजिए कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह पर सूर्य से जो कुल ऊर्जा आती है ना, जिसे इंसुलेशन या सूर्यातप कहते हैं, वो 100% है। लेकिन ये ऊर्जा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचे उससे पहले एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 35%, सीधे अंतरिक्ष में वापस फेंक दिया जाता है। वापस फेंक दिया जाता है? मतलब क्या हमारे वायुमंडल के ऊपर कोई विशाल शीशा लगा है जो इस रोशनी को वापस लौटा रहा है? कुछ मायनों में हाँ। प्रकृति के अपने शीशे होते हैं। बादलों का ऊपरी हिस्सा, बर्फ से ढके हुए विशाल ग्लेशियर और खुद वायुमंडल इस ऊर्जा को परावर्तित कर देते हैं। अच्छा, तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं? हाँ, विज्ञान की भाषा में इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। इसका कारण यह है कि बर्फ या बादलों जैसी सफेद सतहें सूर्य की शॉर्टवेव को सोखने की बजाय किसी मिरर की तरह वापस उछाल देती हैं। तो ये 35% ऊर्जा तो हमारे सिस्टम में प्रवेश करने से पहले ही खारिज हो जाती है, मतलब टैक्स कट गया। बिल्कुल। अब बची 65% ऊर्जा। स्रोत के अनुसार इसमें से भी 14% वायुमंडल खुद सोख लेता है, और अंततः केवल 51% के आसपास ऊर्जा ही पृथ्वी के धरातल यानी जमीन और समंदर तक पहुंच पाती है। सही कहा। लेकिन यार, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। अगर हर दिन ये 51% ऊर्जा पृथ्वी के बैंक अकाउंट में जमा हो रही है, तो करोड़ों सालों में तो ये जमा होते होते इतनी ज्यादा हो जानी चाहिए थी कि समुद्र का पानी भाप बन जाता। ये स्थिति तब पैदा होती जब पृथ्वी केवल एक स्टोरेज वॉल्ट या तिजोरी की तरह काम करती, लेकिन असल में पृथ्वी एक बहुत ही कुशल ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है। ट्रांसफार्मर? वो कैसे? सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो बहुत तीव्र और छोटी तरंगों के रूप में होती हैं, मतलब शॉर्ट वेव्स। पृथ्वी की सतह इस ऊर्जा को सोखकर गर्म होती है, लेकिन फिर वो खुद एक रेडिएटर बन जाती है। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी खुद एक विशालकाय हीटर की तरह बर्ताव करने लगती है। वो सूर्य की रोशनी को सोखती है और फिर उसे गर्मी के रूप में वापस ऊपर फेंकती है। सटीक बात है। गर्म होने के बाद पृथ्वी इस ऊर्जा का रूप बदल देती है और इसे पार्थिव विकिरण यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वापस छोड़ने लगती है, और ये लंबी तरंगे या लॉन्ग वेव्स होती हैं। अरे वाह! और सबसे अहम बात यह है कि पृथ्वी की अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होती। जितनी ऊर्जा सतह ने सोखी थी वो 51%, वो पूरी की पूरी पार्थिव विकिरण के रूप में वापस लौटा दी जाती है। और जो वायुमंडल ने सोखा था वो भी वापस अंतरिक्ष में चला जाता है? हाँ, बिल्कुल। अंततः जितना सूरज से आया था उतना ही वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। बैलेंस एकदम 0 रहता है। ये तो प्रकृति का एक अचूक संतुलन है। लेकिन जब हम सूरज से आने वाली ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना, तो स्रोत में दिए गए एक आंकड़े ने मुझे बहुत उलझा दिया है। अच्छा,
कौन सा आंकड़ा? उसमें बताया गया है कि पृथ्वी की कक्षा एकदम गोल नहीं है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, जिसे उपसौर या पेरिहेलियन कहते हैं। हाँ, उस समय दूरी घटकर लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर रह जाती है। तो एक साधारण तर्क तो यही कहेगा कि अगर 3 जनवरी को हम आग के सबसे करीब बैठें, तो जनवरी का महीना पूरी दुनिया के लिए सबसे गर्म होना चाहिए। ये सवाल अक्सर उठता है। पर जनवरी में तो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। ये गणित और मौसम का अनुभव आपस में मेल क्यों नहीं खा रहा? ये विरोधाभास अक्सर लोगों को हैरान करता है। देखने में लगता है कि सूर्य से दूरी ही सब कुछ तय करती है, लेकिन अंतरिक्ष के पैमाने पर ये दूरी का अंतर बहुत मामूली है। अच्छा, तो इसका असर ज्यादा नहीं होता? नहीं, क्योंकि पृथ्वी का अपना जो सुरक्षा कवच है ना, यानी हमारे विशाल महासागर और हवाओं का परिसंचरण, वो इस अतिरिक्त गर्मी को इतनी तेजी से सोख लेता है और पूरी दुनिया में फैला देता है कि सूर्य के करीब होने का वो मामूली प्रभाव हमारे रोजमर्रा के मौसम पर हावी नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि ये जो हवा का महासागर है, ये गर्मी को एक जगह टिकने ही नहीं देता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। अभी हमने बात की कि पृथ्वी खुद एक हीटर बन जाती है और लंबी तरंगों के रूप में गर्मी वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है। तो ये जो हवा है, ये वायुमंडल, ये इस लौटती हुई गर्मी को पकड़ता कैसे है? हवा आखिर गर्म कैसे होती है? यह जलवायु विज्ञान का एक बहुत ही शानदार तंत्र है। सूर्य की किरणें हवा को सीधे तौर पर ज्यादा गर्म नहीं कर पाती हैं। वायुमंडल मुख्य रूप से नीचे से गर्म होता है, पृथ्वी की सतह से। तो नीचे से ऊपर की तरफ फीटिंग होती है। हाँ, स्रोत में हवा को गर्म करने की 3 मुख्य प्रक्रियाओं का जिक्र है: चालन, संवहन और अभिवहन, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। इन भारी भरकम शब्दों को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। सबसे पहले चालन या कंडक्शन को लेते हैं। बताइए। जैसे जब कोई इंसान गैस पर रखे एक गर्म तवे को गलती से छू लेता है, तो गर्मी सीधे तवे से त्वचा में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक ऐसा ही हवा के साथ होता है। जो हवा पृथ्वी की गर्म सतह के सीधे संपर्क में आती है, वो चालन के कारण धीरे धीरे गर्म होने लगती है। तो छूने से गर्मी ट्रांसफर हो रही है। हाँ, जब 2 अलग अलग तापमान वाली चीजें आपस में टकराती हैं, तो गर्मी गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर बहती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत इसी छूने की प्रक्रिया से गर्म होती है। लेकिन हवा तो ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक नहीं मानी जाती। अगर सिर्फ जमीन से छूने भर से हवा गर्म हो रही है, तो गर्मी सिर्फ नीचे के कुछ मीटर तक ही रहनी चाहिए ना। हमारे सिर के ऊपर जो इतना विशाल आसमान है, वहां तक गर्मी कैसे पहुंचती है? वहीं पर दूसरी प्रक्रिया मतलब संवहन या कन्वेक्शन अपना काम शुरू करती है। जब जमीन के संपर्क में आने वाली हवा गर्म होती है, तो उसका घनत्व कम हो जाता है। मतलब वो हल्की हो जाती है। बिल्कुल, और हल्की चीज हमेशा ऊपर उठती है। ये हवा गर्म धाराओं के रूप में लंबवत या वर्टिकली ऊपर की ओर उठने लगती है। इसे तो हम रसोई में पानी उबलते हुए भी देख सकते हैं। बर्तन के तले में पानी गर्म होता है, बुलबुले बनते हैं और वो गर्म पानी ऊपर की तरफ भागता है ताकि ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ सके। उबलते पानी का ये उदाहरण काम करने के तरीके को बखूबी समझाता है। लेकिन वायुमंडल के संदर्भ में इसमें एक छोटी सी सीमा है। वो क्या? पानी के बर्तन में गर्मी पूरी गहराई में फैलती है, लेकिन वायुमंडल में ये संवहन या ऊपर उठने की प्रक्रिया केवल क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर तक ही सीमित रहती है। अच्छा, मतलब ये हवा को एकदम अंतरिक्ष तक नहीं ले जाती? नहीं, बल्कि वायुमंडल की सबसे निचली परत के भीतर ही गर्मी को ऊपर नीचे मिलाती रहती है। चलिए, नीचे से छूकर हवा गर्म हुई जिसे हमने चालन कहा, और हल्की होकर ऊपर उठ गई जिसे संवहन कहा। लेकिन स्रोत जिस तीसरी प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा जोर देता है, वो है अभिवहन या एडवेक्शन। संवहन हवा का ऊपर उठना है, तो अभिवहन क्या है? संवहन हवा का लंबवत संचलन है, जबकि अभिवहन हवा का क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल संचलन है, यानी हवा का जमीन के समानांतर एक जगह से दूसरी जगह बहना। तो ये दैनिक मौसम के बदलावों के लिए ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, संवहन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अभिवहन है। अगर इसे किसी बंद कमरे में समझना हो तो ये ऐसा है जैसे एक कोने में खड़ा होकर कोई इंसान हेयर ड्रायर चालू कर दे। हाँ। वो ड्रायर गर्म हवा के एक झोंके को क्षैतिज रूप से धक्का देकर कमरे के दूसरे कोने तक पहुंचा देता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक तुलना है। स्रोत में इसका एक बहुत ही परिचित और प्रभावशाली उदाहरण दिया गया है, लू। लू गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानों में जो झुलसा देने वाली गर्म हवा चलती है। हाँ, वो असल में इसी अभिवहन का परिणाम है।
जो भी भीषण गर्मी वाले इलाकों में रहा है उसने लू के थपेड़े जरूर महसूस किए होंगे। तो क्या लू के दौरान जो गर्मी हमें लगती है वो सीधा आसमान से गिरती धूप की नहीं होती, बल्कि कहीं और से हेयर ड्रायर की तरह लाई गई होती है? एकदम सही समझे आप। भारत के पश्चिमी रेगिस्तानों की भयंकर गर्मी वहां की हवा को गर्म कर देती है। फिर वह गर्म हवा क्षैतिज रूप से बहते हुए यानी अभिवहन के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहुंच जाती है और वहां का तापमान अचानक बढ़ा देती है। ये क्षैतिज ताप स्थानांतरण का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कड़ी खोलता है। वो कैसे? मतलब अगर लू गर्मी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रही है तो प्रकृति को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? ये गर्मी किसी एक ही जगह पर इतनी ज्यादा क्यों जमा हो जाती है कि उसे हटाने के लिए हवाओं को चलना पड़े? इस क्यों का जवाब हमारी पृथ्वी के आकार में छिपा है। पृथ्वी एक सपाट मेज तो है नहीं। हाँ, ये भूआब या जियोइड आकार की है, यानी बीच में उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी। इस गोलाई के कारण सूर्य की किरणें विषुवत या भूमध्य रेखा के आसपास एकदम सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर सीधी धूप। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं पृथ्वी की सतह मुड़ जाती है और सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। और तिरछी किरणों का मतलब है कि उन्हें वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत से होकर गुजरना पड़ेगा। रास्ते में ही उनकी बहुत सी ऊर्जा बिखर जाएगी। बिल्कुल, और जो बचेगी वो भी जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैल जाएगी। मतलब प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा बहुत कम मिलेगी। तो इस ज्यामितीय अंतर के कारण एक बहुत ही विषम स्थिति पैदा हो जाता होगा। हाँ, 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो इलाका है जिसे हम उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं, वहां पृथ्वी सूर्य से इतनी ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करती है जितनी वो अंतरिक्ष में लौटा नहीं पाती। इसे विज्ञान में शुद्ध विकिरण का अधिशेष या सरप्लस कहते हैं। मतलब वहां के ऊष्मा के बैंक अकाउंट में हर साल जरूरत से ज्यादा फंड जमा हो रहा है। ठीक कहा। और इसके विपरीत ध्रुवों के पास का इलाका जितनी ऊष्मा सूर्य से लेता है उससे कहीं ज्यादा वो अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। तो वहां ऊष्मा की कमी या डेफिसिट पैदा हो जाती है। बिल्कुल। एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि अगर हवाएं चलना बंद कर दें तो क्या होगा? मतलब अगर ये उष्णकटिबंधीय इलाका हर साल अपना सरप्लस गर्मी जमा करता रहे तो क्या होगा? तो कुछ हजार सालों में तो ये हिस्सा उबलने लगेगा और ध्रुव पूरी तरह से जमकर अंतरिक्ष जितने ठंडे हो जाएंगे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हवाएं ना हो तो वास्तव में ऐसा ही होगा और पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। बाप रे। और यहीं से हवाओं के अस्तित्व का सबसे बड़ा कारण सामने आता है। हवाएं और समुद्री धाराएं प्रकृति का कुरियर सिस्टम है। अच्छा, कुरियर सिस्टम। हाँ, वे विषुवत रेखा के पास जमा हुई इस अतिरिक्त गर्मी को उठाती हैं और उसे ध्रुवों की ओर पुनर्वितरित कर देती हैं। यानी हवाएं कोई मनमर्जी से चलने वाली चीज नहीं है, वे एक वैश्विक एयर कंडीशनिंग या ग्लोबल रिलीफ सिस्टम का हिस्सा हैं। एकदम सही। वे भूमध्य रेखा के उबलते हुए इलाके से गर्मी निकालती हैं और उसे ध्रुवों के जमे हुए इलाकों में बांट देती हैं ताकि पूरी पृथ्वी का तापमान एक सहने योग्य संतुलन में बना रहे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली व्यवस्था है यार। ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का सबसे विशाल और जटिल तंत्र है। लेकिन प्रकृति हमेशा सीधी रेखा में काम नहीं करती। स्रोत सामग्री के अंतिम हिस्से में एक ऐसे फिनोमेना का जिक्र है जो इन सारे नियमों को उल्टा कर देता है। आप तापमान के व्युत्क्रमण की बात कर रहे हैं ना? हाँ। अभी तक हमने समझा कि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ऊंचाई पर जाने से ठंड बढ़ती है। इसे सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, जहां हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसी वजह से पहाड़ ठंडे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ खास मौकों पर यह नियम टूट जाता है। हाँ, जिसे तापमान का व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्शन कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय अचानक से बढ़ने लगता है। ये सुनने में अजीब लगता है। स्रोत बताता है कि ऐसा मुख्य रूप से सर्दियों की लंबी, साफ और शांत रातों में होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है उन रातों में जो ये नियम पलट जाता है? अच्छा, याद कीजिए हमने पार्थिव विकिरण की बात की थी, जहां पृथ्वी अपनी गर्मी अंतरिक्ष में छोड़ती है। हाँ, वो लॉन्ग वेव्स। सर्दियों की लंबी रातों में बिना बादलों वाले साफ आसमान के नीचे पृथ्वी अपनी सतह की सारी गर्मी बहुत तेजी से अंतरिक्ष में फेंक देती है। सुबह होने तक जमीन एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है।
समझ गया। अब चालन के कारण जो हवा इस ठंडी जमीन को छू रही है वो भी जमकर ठंडी और भारी हो जाती है। तो जमीन के सबसे करीब वाली हवा की परत भारी और ठंडी हो गई। लेकिन यहाँ पेच ये है कि उस ठंडी हवा के ठीक ऊपर मौजूद हवा की परत ने अपनी गर्मी इतनी जल्दी नहीं खोई है। ओहो, मतलब वो अभी भी अपेक्षाकृत गर्म है। बिल्कुल। तो स्थिति ये बन जाती है कि नीचे भारी और जमा देने वाली ठंडी हवा और उसके ऊपर गर्म हवा की एक परत। अगर इसे दिमाग में चित्र के रूप में देखा जाए तो ये किसी बर्तन पर ढक्कन लगाने जैसा है। ढक्कन। हाँ, ठंडी हवा इतनी भारी है कि वो ऊपर उठ नहीं सकती और ऊपर की गर्म हवा एक मजबूत ढक्कन की तरह काम करती है जो नीचे की हवा को वहीं फंसा कर रखती है। ढक्कन का ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। ये व्युत्क्रमण एक तरह की स्थिरता ला देता है जहां हवाओं का लंबवत संचलन पूरी तरह रुक जाता है। और इसका सीधा असर हमारे सर्दियों के जीवन पर पड़ता है। क्या इसी वजह से सर्दियों में प्रदूषण और कोहरा इतना भयानक रूप ले लेते हैं? हाँ, क्योंकि जो भी धुआं या धूल के कण पैदा होते हैं वे इस गर्म हवा के ढक्कन को पार करके ऊपर जा ही नहीं पाते। वे नीचे उस ठंडी हवा में फंसकर रह जाते हैं। बिल्कुल सही। धुएं और धूल के कणों को ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता तो वे सतह के पास ही फैल जाते हैं। जो घना कोहरा सर्दियों की सुबह यातायात रोक देता है वो इसी तापमान के व्युत्क्रमण का सीधा परिणाम है। क्या बात है। और पहाड़ी इलाकों में तो ये प्रक्रिया और भी नाटकीय होती है, जिसे वायु अपवह या एयर ड्रेनेज कहा जाता है। वायु का अपवाह मतलब हवा का बह जाना। ये कैसे काम करता है? रात के समय पहाड़ियों और पर्वत की चोटियों पर हवा बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। वो ठंडी होकर भारी और घनी हो जाती है। अब यहाँ गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी अपना खेल दिखाता है। वो भारी हवा पहाड़ की ढलानों के सहारे किसी बहते हुए झरने के पानी की तरह नीचे घाटियों की ओर बहने लगती है। वाह, ये तो किसी अदृश्य झरने जैसा है। हवा पानी की तरह नीचे गिर रही है। और जब ये भारी ठंडी हवा घाटी की तली में पहुंचती है तो वहां मौजूद गर्म हवा को ऊपर धकेल देती है और खुद नीचे बैठ जाती है। अच्छा, तो इसी कारण अक्सर घाटियों के निचले हिस्से ज्यादा ठंडे होते हैं, जो कि पहाड़ की बीच की ढलानें गर्म रहती हैं। बिल्कुल। ये तो खेती करने वालों के लिए बहुत बड़ी जानकारी होगी, क्योंकि अगर कोई घाटी के बिल्कुल नीचे अपनी फसल लगाएगा तो वहां इस जमे हुए हवा के झरने के कारण पाला पड़ने का खतरा सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए समझदार किसान अपनी उन फसलों को जो पाले के प्रति संवेदनशील होती हैं घाटी की तली में नहीं बल्कि ढलान के थोड़े ऊपरी हिस्से में लगाते हैं, जहां वायु अपवाह के कारण ढकेली गई गर्म हवा का प्रभाव रहता है। ये भूगोल का एकदम सीधा व्यवहारिक उपयोग है। हाँ बिल्कुल। ये सारी चीजें आपस में कितने अद्भुत तरीके से जुड़ी हुई हैं। चलिए इस विशाल और जटिल व्यवस्था को एक बार समेट लेते हैं। हमने समझा कि कैसे पृथ्वी एक सटीक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह काम करती है। सूर्य से शॉर्टवेव के रूप में आने वाली ऊर्जा को सोखकर उसे लॉन्ग वेव यानी पार्थिव विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। फिर हमने देखा कि ये लौटती हुई ऊर्जा ही हवा को गर्म करती है, छूकर जिसे चालन कहते हैं, ऊपर उठकर जिसे संवहन कहते हैं और क्षैतिज रूप से बहकर जिसे अभिवहन कहते हैं। और हमने ये भी जाना कि पृथ्वी के आकार के कारण जो गर्मी उष्णकटिबंधीय इलाकों में जरूरत से ज्यादा जमा हो जाती है उसे ध्रुवों तक पहुंचाने का काम हवाएं करती हैं। और अंत में हमने प्रकृति के उस नियम को टूटते देखा जहां सर्दियों की रातों में ठंडी हवा नीचे फंस जाती है और ऊपर की गर्म हवा ढक्कन बन जाती है जिससे कोहरा पैदा होता है। बिल्कुल। या सर्दियों की किसी ठंडी सुबह घने कोहरे को देखेंगे तो उन्हें सिर्फ मौसम नहीं दिखाई देगा, उन्हें वो विशाल अदृश्य मशीनरी दिखाई देगी जो इस ग्रह को उबलने या जमने से बचा रही है। भूगोल और जलवायु विज्ञान की असली शक्ति यही है कि यह हमारे आसपास हो रही सबसे आम घटनाओं के पीछे के असाधारण विज्ञान को सामने लाता है। एकदम सही कहा आपने। और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा संपन्न होती है। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो इन तथ्यों को आज की दुनिया से जोड़ता है। बताइए। हमने चर्चा की कि पृथ्वी का यह ऊष्मा बजट लाखों सालों से जीरो बैलेंस पर काम कर रहा है। 51 इकाइयां आती हैं और ठीक 51 इकाइयां अंतरिक्ष में वापस लौट जाती हैं। हाँ? लेकिन जरा सोचिए, जब मानवीय गतिविधियों और उद्योगों के कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मोटी परतें जमा हो रही हैं और ये गैसें उस लौटती हुई गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोक रही हैं, तो प्रकृति के इस अचूक और नाजुक बैंक अकाउंट का क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। अगर ये बजट लगातार सरप्लस में जाने लगा तो गर्मी बांटने वाली हमारी हवाओं का ये कुरियर सिस्टम कब तक उस अतिरिक्त बोझ को संभाल पाएगा?
जो भी हमें सुन रहे हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार किसी और दिलचस्प स्रोत सामग्री की गहराइयों में उतरेंगे।